पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। कांग्रेस और विपक्ष के लोग लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के लोग कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस के नेता अलग अलग तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। कोर्ट से जो खबर आ रही है, उसके बाद कांग्रेस पर बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया है। वहीं अब दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट में विपक्ष मोदी सरकार पर आक्रामक नजर आ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली ब्लास्ट के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह विस्फोट सरकार की विफलता है। वहीं पीएम मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं ताकि दिल्ली के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, लेकिन कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। वहीं कांग्रेस के लोग गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। अब डीएनए टेस्ट से पुष्टि हो गई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर उन नबी था। उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है। वह इस खबर को एक्स पर शेयर कर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि लेकिन अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे। दर्शकों, कांग्रेस तो पीएम मोदी और अमित शाह पर सवाल उठा रही है, लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में है तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट मोदी शाह जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि जनता मोदी सरकार के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के लिए क्या बुरी खबर आई है और कैसे राहुल गांधी के वीडियो से मच गया है सियासी बवाल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, दिल्ली विस्फोट को लेकर कांग्रेस के लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भूटान से लौटने के साथ ही पीएम मोदी एक्शन में है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरएसएस के कलबुर्गी संयोजक द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए 16 नवंबर को प्रस्तावित मार्ग मार्च की अनुमति दे दी। अदालत ने प्रतियोगियों की संख्या 300 तक सीमित रखी, लेकिन बैंड की संख्या बढ़ाकर 50 सदस्य करने की इजाजत दे दी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने अदालत को बताया कि संगठन अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस कारण तहसीलदार के आदेश में 2 संशोधनों का अनुरोध किया गया। वहीं राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने प्रतियोगियों की संख्या बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने आरएसएस को राहत देते हुए इस कार्यक्रम की अनुमति दे दी। वहीं इस खबर को एक्स पर शेयर कर अमित मालवीय ने लिखा है कि जूनियर खड़गे की फजीहत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कलबुर्गी में आरएसएस संयोजक द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें खड़गे के गढ़ चितपुर में 16 नवंबर को आरएसएस के पथ संचालन की अनुमति दे दी गई। न्यायालय ने 300 प्रतियोगियों और 50 सदस्यीय बैंड को इस मार्च में भाग लेने की अनुमति दी है। आरएसएस को उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने की कांग्रेस की कोशिशों के लिए ये काफी है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग आरएसएस से चिढ़े रहते हैं। राहुल गांधी भी आरएसएस पर निशाना साधते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता आरएसएस पर बैन लगाने की मांग भी करते हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताए जाने को लेकर वकील हरिवंश पांडे की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए जिला जज संजीव शुक्ला ने विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में शिफ्ट कर दिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर को तिथि तय की है। वहीं बिहार को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की जबरदस्त जीत हो रही है, जिससे बिहार में आरजेडी के लोग बौखला गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना का इंतजार हो रहा है, लेकिन रोहतास जिले के सासाराम में ईवीएम को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। आरजेडी ने बुधवार देर रात आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना के ईवीएम से भरा एक ट्रक मतगणना केंद्र में जबरन घुस गया है। आरजेडी ने इसे वोट चोरी की साजिश बताते हुए तुरंत विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए और ट्रक की जांच की मांग करने लगे। आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया और कई गंभीर सवाल उठाए, जैसे ट्रक बिना सूचना के अंदर क्यों आया, ड्राइवर को क्यों भगाया गया और सीसीटीवी फुटेज 2 बजे से बंद क्यों थी। लेकिन जब प्रशासन और सुरक्षा बलों ने तुरंत हरकत में आकर ट्रक के अंदर रखे बक्सों को खोला तो सारा मामला साफ हो गया। जिन बक्सों को आरजेडी ईवीएम से भरा बता रही थी वो पूरी तरह खाली निकले। अधिकारियों ने तुरंत स्पष्ट किया कि ये सिर्फ खाली रिजर्व बक्से थे, जिन्हें चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद वापस लाया जा रहा था।
वायरल वीडियो में यह भी साफ देखा गया है कि आरजेडी के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। दर्शकों, हार के बाद के लिए विपक्ष के लोग अभी से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं दिल्ली विस्फोट मामले में अल फलाद यूनिवर्सिटी को लेकर जांच तेज हो गई है। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में अल फलाद चैरिटेबल ट्रस्ट और अल फलाद यूनिवर्सिटी को लेकर दिल्ली आकर इससे संबंधित दस्तावेजों की जांच की। वहीं दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदूषण बहुत गंभीर है और वकीलों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, वो वर्चुअल सुनवाई करें। दर्शकों, राहुल गांधी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोशन सिन्हा को राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। रोशन सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एक बयान को गलत तरीके से पेश किया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि सिन्हा की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है और जांच के लिए उनकी कस्टोडियल पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। टॉप कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सिन्हा को प्री अरेस्ट बेल देने से इनकार कर दिया गया था। मामला 1 जुलाई 2024 को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वे लगातार हिंसा, नफरत और झूठ में लगे रहते हैं। वहीं अगले दिन रोशन सिन्हा ने एक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा था कि जो हिंदू है वो हिंसक है, राहुल गांधी। इस पोस्ट के बाद ऑनलाइन विरोध बढ़ा और हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर सिन्हा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत जानबूझकर अपमान, झूठे बयान प्रकाशित करने और जालसाजी जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई। वहीं रोशन सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उनकी पोस्ट राजनीतिक टिप्पणी है जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। उनका कहना था कि एफआईआर राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें परेशान और चुप कराने के लिए दर्ज की गई थी। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जब राहुल गांधी के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो कांग्रेस के लोग तिलमिला जाते हैं। वहीं अग्रिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच बिना गिरफ्तारी के भी आगे बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस के लोग दिल्ली ब्लास्ट मामले पर पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगातार सोशल मीडिया पर हमलावर हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली बम धमाके के 50 घंटे बाद मोदी सरकार ने आखिरकार स्वीकार किया कि ये एक आतंकवादी हमला था, लेकिन पाकिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला। क्या पाकिस्तान के बिना भारत में कोई आतंकी हमला हो सकता है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने कहा था कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, लेकिन पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का हवाला दिए जाने के बावजूद सरकार की अब तक की प्रतिक्रिया इस वादे के बिल्कुल विपरीत है। क्या नरेंद्र मोदी ने उस समय बड़बोलेपन और अपनी छवि चमकाने के लिए भारत की सुरक्षा के साथ भद्दा मजाक किया था और अब अपनी बयानबाजी में फंस गए हैं? जो भी हो, मोदी की अज्ञानता और अहंकार भारत के लिए महंगा साबित हो रहा है। एक बात बार बार साबित हो रही है कि ये देश सुरक्षित हाथों में बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, इस वक्त जब विपक्ष को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तब कांग्रेस के लोग अपने ही देश के प्रधानमंत्री को घेरने में लगे हुए हैं। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर सवाल कर रहे हैं तो कभी उनके बाल को लेकर कमेंट कर रहे हैं। वहीं से पहले पीएम मोदी की भूटान यात्रा को लेकर भी कांग्रेस के लोग निशाना साध रहे थे, लेकिन भूटान से लौटते ही पीएम मोदी एक्शन में है। नई दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर बुधवार की शाम दिल्ली ब्लास्ट की स्थिति को लेकर सीसीएस की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी घटना माना। सरकार का कहना है कि यह घटना जघन्य अपराध है। इसके साथ ही बैठक में जांच एजेंसियों को ब्लास्ट की तेजी से जांच के निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग पीएम मोदी की तस्वीर शेयर कर गंदी राजनीति कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर निशाना साधा है। दर्शकों, दिल्ली विस्फोट को लेकर राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में हुए विस्फोट को सरकार की विफलता करार दिया। वहीं भूटान से लौटने के बाद पीएम मोदी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय की सुरक्षा समिति की बैठक को लीड किया। वहीं पीएम मोदी द्वारा अस्पताल में घायलों से मुलाकात की एक तस्वीर एक्स पर शेयर कर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा है कि सेटिंग अस्पताल है, फोकस में मरीज नहीं मोदी है। बाल करीने से कढ़े हुए हैं, कपड़े स्टाइलिश हैं, दोनों हाथ बिस्तर पर टिकाए हीरो माफिया पोस्चर है।
जबरदस्त एचडी फोटोशूट है, बस मोदी जी के चेहरे पर दया नहीं है, अनुकंपा नहीं है, संवेदना नहीं है, सिर्फ सत्ता का चमचमाता गुरूर है, गुरूर है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस से ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी कहां है। वहीं बीजेपी नेता राधिका खेरा ने भारत में बड़ी सुरक्षा घटनाओं के साथ राहुल गांधी की अघोषित विदेश यात्राओं में एक संदिग्ध पैटर्न का आरोप लगाया है। राधिका खेरा ने अपने एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया विदेश यात्रा पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि सुना था राहुल गांधी मस्कट गए पर पहुंच गए लंदन। हर कुछ हफ्ते में राहुल बाबा लापता, न कोई प्रेस रिलीज, न पार्टी स्टेटमेंट, बस विदेश यात्रा और रहस्य। इन गुप्त यात्राओं में पक क्या रहा है? 5 दिन पहले लंदन, 2 दिन बाद दिल्ली धमाका। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, पैटर्न है। वहीं बीजेपी नेता राधिका खेरा ने हिथ्रो हवाई अड्डे से राहुल गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो अपनी भांजी मियारा वाड्रा के साथ हवाई अड्डे पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद आई है, जिसे आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी हमला माना गया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हैं। वहीं ऑनलाइन प्रसारित हो रही 16 सेकंड की क्लिप, जिसे मूल रूप से एक इंस्टाग्राम यूजर ने 6 दिन पहले पोस्ट किया था, में राहुल गांधी को लंदन में हिथ्रो हवाई अड्डे से गुजरते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो पहले की बताई जा रही है। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी का अपनी भांजी के साथ सितंबर 2025 का वीडियो चलाकर उनको अभी लंदन का बताने वाले गिद्ध विशुद्ध झूठे हैं और वो पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा भी नहीं समझते, क्योंकि संघियों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो सिर्फ घटिया बातें करके जहर उगल सकते हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव की तैयारी के दौरान ज्यादातर समय विदेश में रहे और अब नतीजे से ठीक पहले फिर वो विदेश में है। भारत के बाहर ऐसी क्या मजबूरी है कि वे यहाँ मुश्किल से ही समय बिताते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ है? लगता है किसी को पता ही नहीं। ये कांग्रेस या उनके समर्थकों के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसके पास नेतृत्व या दिशा नहीं है और जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर भटक रही है। वहीं से पहले बुधवार को अमित मालवीय ने एक्स पर कांग्रेस से पूछा था कि क्या कांग्रेस ने खुलासा किया है कि पिछले 48 घंटों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां है। ऐसे समय में जब देश हर घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी और अनुपस्थिति गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं इससे पहले मंगलवार को भी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा था कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री आज कहां है, देश के साथ खड़े हैं, दृढ़ संकल्प और करुणा के साथ बोल रहे हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहां हैं? वहीं अब अमित मालवीय दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में है। आज कांग्रेस का असली संकट विपक्ष या सरकार नहीं, बल्कि खुद उसके पार्टी के नेताओं और अंदरूनी कलह है। जब पार्टी का हर फैसला परिवार की सीमाओं में बंध जाए तो विचारधारा पीछे छूट जाती है। खुद को बेहतर बताने और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आज कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हो चुका है और अब तो खुद उनके पार्टी के पुराने नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता इस्तीफा देकर अलग ही खुलासा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले को लेकर भी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं और हार के बाद फिर वोट चोरी का आरोप लगाने लगेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े शकील अहमद ने अब राहुल गांधी और कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है। राहुल गांधी अक्सर वोट चोरी और लोकतंत्र बचाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता ये भी देखती है कि कांग्रेस जब जब कमजोर हुई है उसकी वजह विपक्ष नहीं बल्कि अंदरूनी कलह रही है। इसका ताजा उदाहरण बिहार के वरिष्ठ नेता शकील अहमद हैं, जो 1980 से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और पार्टी से नाता तोड़ लिया है। शकील अहमद ने अपने बयान में कहा है कि वो दशकों से कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अब पार्टी की दिशा और हालत देखकर उन्हें लगता है कि ये पार्टी अपनी मूल सोच से भटक गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अब संगठन की नहीं बल्कि परिवार की सुनवाई होती है, जिससे पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। उनका जाना सिर्फ एक नेता का इस्तीफा नहीं बल्कि उस पार्टी की गिरती विश्वसनीयता का संकेत है जो कभी पूरे देश की पहचान हुआ करती थी। कांग्रेस की यह स्थिति इस बात की याद दिलाती है कि जब राजनीतिक विचारों की बजाय वंशवाद पर टिक जाए तो जनता का भरोसा खोना तय हो जाता है।
शकील अहमद का साफ कहना है कि कांग्रेस में सम्मान की कमी और बेतुका राजनीतिक ढंग है। शकील अहमद ने राहुल गांधी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस में स्थानीय नेताओं को मौका देने के मामले में जो भूमिका थी उसमें कमी आई। शकील अहमद के इस्तीफे को बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थिति और राहुल गांधी के नेतृत्व की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवारों ने पार्टी में रहते हुए सम्मान और पहचान पाने की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। देखा जाए तो बिहार में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, शकील अहमद ने कांग्रेस नेतृत्व को अपनी तरफ से और अपने तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है। शकील अहमद ने इस्तीफा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, लेकिन सवाल राहुल गांधी पर उठाया है। तकनीकी तौर पर इस्तीफा तो कांग्रेस अध्यक्ष के पास ही भेजना होता है, राहुल गांधी पर सवाल भी बहाने से ही उठाया है। शकील अहमद कांग्रेस की जमीन खोदने के लिए जिम्मेदार तो बिहार के नेताओं को ठहरा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि उन नेताओं को मोर्चे पर तैनात तो राहुल गांधी ने ही किया था। शकील अहमद ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि वो दुखी हैं, नाराज हैं। चुनाव में जो हुआ, खासकर टिकट वितरण में, वो निराशाजनक था। वहीं बिहार चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में महागठबंधन की हार होती दिख रही है, जिसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं, उससे राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों की हवा निकलती जा रही है। हरियाणा को लेकर भी राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संपत सिंह ने इस्तीफा देकर खुलासा किया था कि कांग्रेस खुद की वजह से हारी है। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी परिवारवाद को लेकर निशाना साध चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी के लिए बुरी खबरें आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।